यह कहानी दो अलग अलग परिवारों की है, जहां पारंपरिक सोच और आधुनिक जीवन शैली का टकराव दिखता है। पहला परिवार। मीरा एक पारंपरिक विचारों वाली महिला है। एक दिन बाजार जाते समय उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है, जो मिनी स्कर्ट पहने बाइक चला रही है। ये देखकर मीरा अपनी आंखें मूंद लेती है और बुदबुदाती है, छी छी, आजकल की लड़कियों को कोई शर्म हया नहीं रही। हमारे जमाने में तो बच्चियां भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। बड़बड़ाती हुई वो घर लौटती है। घर पर वह टीवी पर सूर्य ग्रहण की खबर देखती है। वो तुरंत अपनी बहू प्रिया को आदेश देती है कि ग्रहण के खत्म होने तक कोई भी खाना नहीं खाएगा और खाने में तुलसी के पत्ते डाल दे। प्रिया सर झुकाकर हाँ कर देती है। थोड़ी देर बाद मीरा का बड़ा बेटा अक्षय ऑफिस से थकाहारा लौटता है और फ्रिज से ब्रेड जैम निकालकर खाने लगता है। ये देख मीरा गुस्से से चिल्लाती है, अरे, ग्रहण में कौन खाना खाता है? अक्षय जवाब देता है, माँ, अब भूख लगी है तो कुछ खा ही लेता हूँ। आप इन पुराने विचारों को छोड़ दीजिए। मीरा आग बबूला हो जाती है और प्रिया पर चिल्लाने लगती है, और तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? इसे रोक नहीं सकती थी? प्रिया डरकर कहती है, माँ, मैं। मीरा उसकी बात काटते हुए कहती है, बस, अपना पल्लू ठीक करो। बहुओं को मर्यादा में रहना चाहिए। हमारे जमाने में तो 3-3 मटके पानी के भरने पड़ते थे, पर आजकल की बहुओं को हर काम के लिए मशीन चाहिए। लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। यहाँ बहुओं को साड़ी और घूंघट में ही रहना होगा। प्रिया डरते हुए जवाब देती है, जी माँ, ध्यान रखूंगी। मीरा के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे अक्षय की शादी प्रिया से हुई है, जो हमेशा मीरा के कहे अनुसार चलती है। फिर भी मीरा उसके काम में कोई न कोई कमी निकाल ही देती है। एक दिन जब प्रिया अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तो मीरा अचानक अंदर आ जाती है। प्रिया करवट बदलती है और उसकी कमर दिख जाती है। मीरा चिल्लाती है, छी छी, सारी शर्महया भूल गई है क्या? प्रिया समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मीरा नहीं मानती। इस तरह की बंदिशों में प्रिया ने अपनी शादी का पहला साल काट दिया। उनकी पहली सालगिरह पर छोटा बेटा रोहित दिल्ली से वापस आता है। वह घरवालों को बताता है कि वह अपनी ऑफिस की सहकर्मी अंजलि से शादी करना चाहता है। मीरा को लव मैरिज का विचार पसंद नहीं है, लेकिन वह डरती है कि कहीं रोहित उन्हें छोड़कर न चला जाए। इसलिए वह चुपचाप शादी के लिए हाँ कर देती है। वो सोचती है कि एक बार लड़की घर में आ गई तो उसे भी प्रिया की तरह ही रहना होगा। शादी के बाद जब अंजलि पहली बार ससुराल पहुंचती है, तो वो सफर के दौरान हुए डिस्कम्फर्ट के कारण अपना भारी भरकम लहंगा बदलकर स्कर्ट और टॉप पहन लेती है। उसे इस तरह देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। रोहित बहाना बनाता है कि लहंगे पर वो मिट हो गया था। मीरा को गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। अंजलि का स्वभाव बहुत आधुनिक और सीधा है। वह तुरंत अपना कमरा और बाथरूम पूछती है और रोहित से बॉडी मसाज की बात करती है। मीरा मन ही मन क्रोधित होती है, लेकिन चुपचाप गृह प्रवेश की रस्म पूरी करवाती है। मीरा अंजलि के कपड़ों से परेशान है और उसे सुधारने की ठान लेती है। वह अंजलि के कमरे में जाकर उसकी साड़ियाँ चेक करती है और उसे एक गुलाबी साड़ी पहनने के लिए कहती है। अंजलि वह साड़ी पहन तो लेती है, लेकिन उसका ब्लाउज बहुत मॉडर्न होता है। मीरा उसका घूंघट ठीक करती है और मेहमानों के सामने ले जाती है। मोहल्ले की औरतें मीरा की तारीफ करती हैं कि उसने एक दिन में ही नई बहू को काबू कर लिया। लेकिन अगले दिन ही टकराव फिर शुरू हो जाता है। अंजलि रात में नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जिसे देख मीरा आग बबूला हो जाती है। अंजलि का तर्क है कि रोहित ने उसे कहा था कि वह जो चाहे पहन सकती है। मीरा जोर देकर कहती है कि यह उसका घर है और उसकी ही चलेगी। अंजलि उदास होकर कमरे में चली जाती है। प्रिया उसे समझाती है कि इस घर में मीरा के इजाजत के बिना कुछ नहीं होता। एक हफ्ते बाद रोहित और अंजलि हनीमून के लिए कश्मीर जाने की योजना बनाते हैं। मीरा अंजलि के बैग में रखे कपड़े चेक करती है और सख्त हिदायत देती है कि वहाँ छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं। अंजलि वहाँ जाकर वेस्टर्न कपड़े खरीदती है
और ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाती है। जब मीरा को ये तस्वीरें दिखाई देती हैं, तो वो बहुत गुस्सा होती है। तभी दरवाजे पर एक दृढ़ और थोड़ी व्यंग्यपूर्ण आवाज गूंजी। क्या हुआ मीरा? तेरा तख्त अभी तक नहीं डोला ना? सबने मुड़कर देखा तो स्तब्ध रह गए। मीरा की सास विमला देवी खड़ी थी, लेकिन आज उनके स्वरूप ने सबकी सांसें रोक दी। उन्होंने एक स्टाइलिश नीली टी शर्ट और सफेद पजामा पहन रखा था, और उनके चेहरे पर लगा चश्मा उन्हें किसी मॉडर्न दादी से कम नहीं दिखा रहा था। मीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही विमला देवी थीं, जिनसे उसने हमेशा शालीनता का पाठ पढ़ा था। विमला देवी अंजलि की तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए मीरा के सामने आ खड़ी हुईं। अगर मैं बुढ़ापे में इस उम्र में गांव में अकेली रहकर भी ये कपड़े पहन सकती हूँ। उनकी आवाज में एक तीखापन था। तो मेरी ये पोतिन, जो इस आधुनिक दुनिया में सांस ले रही है, वह क्यों नहीं? मीरा हैरानी से कुछ कहती, उससे पहले ही विमला देवी ने आगे कहा, और हाँ, तेरी आदर्श बहुप्रिया का कुछ पता है? कल वो साड़ी में बाइक चला रही थी। साड़ी चेन में फंस गई और वो जोर से गिर पड़ी। वो अभी अस्पताल से टांके लगवाकर आई है। तेरे संस्कार उसे सुरक्षित नहीं रख पाए मीरा। उल्टे उसकी ये हालत तेरे जिद्दी पारंपरिक विचारों की वजह से हुई है। ये सुनते ही मीरा जैसे स्तब्ध रह गई। प्रिया का चोटिल चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर गया। विमला देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, आवाज नरम करते हुए बोली, बेटी, जमाना बदल गया है। शर्म और इज्जत कपड़ों के नहीं, इंसान के व्यवहार और संस्कारों में होती है। तू अंजलि के कपड़ों को कैद करके उसकी आत्मा को कैद कर रही है। क्या यही सच्चा संस्कार है? विमला देवी के इन सच्चे और तार्किक शब्दों ने मीरा के दिल और दिमाग पर जैसे चोट की। उसकी आंखों में जमा अहंकार और जिद का पहाड़ टूटकर बिखर गया। उसकी आंखें नम हो आईं। उस दिन मीरा ने सिर्फ अपनी बहुओं को ही नहीं, बल्कि खुद को भी पुराने बंधनों से आजाद कर दिया। और इस स्वतंत्रता ने उनके परिवार के रिश्तों में एक नया, खूबसूरत और प्यार भरा अध्याय शुरू किया। दूसरा परिवार। धनराज सेठ की 2 बेटियां हैं, सोनम और सिया। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है और उसके प्यार में उसने बेटियों को बहुत लाड़ प्यार में पाला है, जिस कारण वे पूरी तरह बिगड़ चुकी है। एक शाम वे दोनों शराब के नशे में इतनी लड़खड़ा रही होती है कि उनके पिता को उन्हें संभालना पड़ता है। धनराज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जल्दी से उनकी शादी की तलाश शुरू कर देते हैं। उनकी शादी एक अच्छे घराने में निखिल और रोहित, राजरानी के बेटे, से हो जाती है। ससुराल पहुंचने पर उनकी सास राजरानी आरती लेकर उनका स्वागत करती है। सोनम और सिया बिना घूंघट उठाए ही कहती हैं, ओह सासू मॉम, ये सब तामझाम बंद करो। हम ससुराल आई है सरहद पर जंग लड़ने नहीं। और बिना कलश गिराए सीधे अपने कमरों में चली जाती है। ये देखकर राजरानी और उनके बेटे हैरान रह जाते हैं। अगले दिन जब राजरानी उन्हें सुबह जगाकर रसोई में मीठा बनाने के लिए कहती है, तो वे मना कर देती है और कहती है कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता और घर में नौकर है। फिर वे दोनों स्विमिंग पूल में स्विमसूट पहनकर नहाने लगती है, जिसे देखकर राजरानी को बहुत शर्मिंदगी होती है। राजरानी एक धार्मिक और समाजसेवी महिला है। उनका अपना एक बड़ा एनजीओ है। वे देखती है कि उनकी बहुएं रातों को नाइट क्लब जाती है, शराब पीती है और देर रात लड़खड़ाते हुए घर लौटती है। एक रात जब वे इस हालत में लौटती है, तो राजरानी उन्हें डांटती है। इस पर सोनम और सिया अपनी सास का अपमान कर देती है। निखिल और रोहित उन्हें थप्पड़ मारते हैं और बदले में बहनें भी उन्हें थप्पड़ जड़ देती है। चीजें और बिगड़ती है जब सोनम और सिया एक रेव पार्टी में शामिल होती है और ड्रग्स का सेवन करती है। वहां एक लड़का सिया को छेड़ता है और अचानक लाइट जाने के बाद वह लड़का मरा हुआ पाया जाता है। पुलिस छापा मारती है और सभी को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन जब राजरानी और उनके बेटे जेल में उनसे मिलने जाते हैं, तो सोनम और सिया माफी मांगती हैं और वादा करती है कि वे अपनी जीवन शैली बदल देंगी। तब राजरानी सच्चाई बताती है, ये सब एक प्लान था। राजरानी ने ही
अपने एनजीओ और सामाजिक कनेक्शंस के दम पर ये पूरा ड्रामा रचा था ताकि बहुओं को सबक मिल सके। वह लड़का भी उन्हीं का आदमी था और वह जिंदा था। इस घटना के बाद सोनम और सिया पूरी तरह बदल जाती है। वे संस्कारी और जिम्मेदार बहुएं बन जाती हैं और परिवार के साथ मिलकर गृहस्थी चलाने लगती है। इस तरह दोनों कहानियां हमें सिखाती है कि रिश्तों में समझदारी, समय के साथ बदलाव और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान जरूरी है।